साल था 2018 का। पूरी दुनिया की नजर एक हाई प्रोफाइल शादी के ऊपर थी और देश का सबसे अमीर परिवार एक जाने माने बिजनेस ग्रुप के साथ रिश्ते में बंधने वाला था। वह ग्रुप था दोस्तों पीरामल ग्रुप। आज से दोस्तों 100 साल पहले जब राजस्थान से एक शख्स जेब में 50 रुपए रखकर मुंबई आए थे, तब दोस्तों उसने सोचा भी नहीं होगा कि वह 10 बिलियन डॉलर के एक विशाल साम्राज्य की यानी कि बिजनेस एम्पायर की नींव रखने वाला है। लेकिन दोस्तों कॉटन की ट्रेडिंग की शुरुआत करके आज वो क्या बिजनेस करते हैं, क्या आपको पता है? आईपिल, सेरेडॉन, लैक्टोकेलेमाइन और दोस्तों टेटमोसॉल, ये सभी के सभी दोस्तों पीरामल ग्रुप के प्रोडक्ट है। लेकिन दोस्तों मुंबई, ठाणे और कुर्ला में बने ये शानदार बिल्डिंग्स को भी तो पीरामल ग्रुप ने बनाया है। लेकिन दोस्तों अगर इन बिल्डिंग्स में आप भी अपना घर बसाना चाहते हो तो पैसों का टेंशन भी पीरामल ग्रुप का एनबीएफसी डिवीजन भी संभाल लेगा। दोस्तों पीरामल के विजन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और दोस्तों उनके डिसीजंस की टाइमिंग ने हमेशा मार्केट को शॉक किया है। जिस वोडाफोन के शेयर ने दोस्तों लाखों को बर्बाद किया, उसी के लगभग 50% रिटर्न ने पीरामल ग्रुप को मालामाल करके रख दिया था। और दोस्तों अपने ट्रक फॉर्मुलेशन के यूनिट को साल 2012 में पीरामल ने उस समय के सेल किया था, जब दोस्तों वो अपने सक्सेस के पीक पर था। लेकिन दोस्तों एबॉट से उसकी कीमत वसूली कंपनी की वैल्यूएशन से 9 टाइम्स ज्यादा थी। इस ग्रुप की कहानी दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग उनके बिजनेस एम्पायर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम पीरामल ग्रुप की शुरुआत से लेकर फार्मा, रियल एस्टेट और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनने की पूरी जर्नी को डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों साल 1920, जब राजस्थान के बगड़ से सेठ पीरामल चतुर्भुज मखारिया जेब में मात्र 50 रुपए रखकर मुंबई में कदम रखते हैं। क्योंकि दोस्तों मुंबई उस समय एक इंडस्ट्रियल हब में कन्वर्ट हो रहा था और ज्यादातर मारवाड़ी ट्रेडिंग के बिजनेस के लिए मुंबई माइग्रेट करने लगे थे। ना दोस्तों जेब में पैसे थे और ना ही मुंबई में किसी से जान या पहचान। लेकिन दोस्तों एक मारवाड़ी दिमाग और धंधे की अच्छी समझ ने आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। वे दोस्तों लोकल मारवाड़ी कम्युनिटी से दोस्ती करने लगे और दोस्तों बड़े ही छोटे लेवल पर कॉटन ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। वह दोस्तों अपने हर ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया करते थे, जिसके चलते दोस्तों उनकी पूंजी में इजाफा होते चला गया और दोस्तों कुछ ही सालों में वो मुंबई के एक जाने माने ट्रेडर बन गए। लेकिन दोस्तों जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कॉटन और टेक्सटाइल के मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव था, वही दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट में भी उनके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। लेकिन दोस्तों इन सभी के बावजूद भी सेठ पीरामल डटे रहे और दोस्तों कॉटन के अलावा सिल्क, सिल्वर और अफीम की ट्रेडिंग में भी हाथ आजमाने लगे। बिजनेस दोस्तों काफी अच्छा चलने लगा और बताया जाता है कि साल 1928 के आसपास सेठ पीरामल ने बगर में एक आलीशान हवेली बनवाया था, जो कि दोस्तों आज भी एक होटल के रूप में मौजूद है वहाँ पर। 1935 आते आते दोस्तों पीरामल सेठ कुछ बड़ा करने की सोच में लग गए और दोस्तों उसी समय उनकी नजर पड़ी मोरारजी गोकुलदास मिल्स पर, जो कि दोस्तों इंडिया की शुरुआती लिस्टेड कॉटन मिल्स में से एक थी। लेकिन दोस्तों लेबर स्ट्राइक और कंपटीशन की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रही थी। हमारे पीरामल साहब ने दोस्तों उस मिल को खरीद लिया और दोस्तों सही मायनों में यहीं से पीरामल ग्रुप की विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई। और दोस्तों अगले कई सालों तक यानी कि कई दशकों तक वह टेक्सटाइल के कारोबार में ही लगे रहे, यानी कि आगे बढ़ते रहे। फिर दोस्तों साल आता है 1958 का, जब सेठ पीरामल के डेथ के बाद उनके बेटे गोपी किशन मखारिया ने अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों टेक्सटाइल के इस बिजनेस में उनके सामने चैलेंजेस कम नहीं थे, क्योंकि दोस्तों मोरारजी मिल्स का कंपटीशन किसी छोटे मोटे प्लेयर से नहीं बल्कि जमशेदजी टाटा के स्वदेशी मिल, बिरला जूट मिल और वाडिया ग्रुप जैसे बॉम्बे डाइंग जैसे बड़े दिग्गजों के साथ था। और उन्हीं से निपटने के लिए गोपी किशन जी ने एक मॉडर्न स्पिनिंग मिल की शुरुआत की दोस्तों। साथ ही दोस्तों मोरारजी मिल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसमें हैवीली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और दोस्तों आगे चलकर एक नए कॉटन मिल को भी एक्वायर कर लिया, ताकि दोस्तों मार्केट के डिमांड को पूरा किया जा सके। इस तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो 70 के दशक तक पीरामल ग्रुप का पूरा बिजनेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक ही सीमित था। और दोस्तों साल 1970 में गोपी किशन मखारिया ने अपने पिता सेठ पीरामल चतुर्भुज मखारिया के रेस्पेक्ट में अपना नाम गोपी किशन परिमल रख दिया, जिसके बाद से ही दोस्तों उनके परिवार का सरनेम पीरामल हो गया। गोपी किशन जी के 3 बेटे थे, अशोक पीरामल, दिलीप पीरामल और अजय पीरामल, जो धीरे धीरे अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे थे। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बढ़ते चैलेंजेस को देखकर सबको यह एहसास हुआ कि सिर्फ टेक्सटाइल के बलबूते अब आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आए दिन लेबर स्ट्राइक और टेक्नोलॉजी में बदलाव की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। फिर दोस्तों सबने मिलकर फैसला किया कि बिजनेस को और भी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। और दोस्तों इसी प्लान के तहत साल 1971 में दिलीप परिमल ने वीआईपी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और साल 1978 में बड़े भाई अशोक पीरामल ने मिरांडा टूल्स को एक्वायर कर लिया,
जो कि दोस्तों एक हाई स्पीड स्टील टूल बनाने का काम किया करती थी, यानी कि कंपनी थी। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में केमिकल का खूब इस्तेमाल होता है। इसलिए गोपी किशन जी के पास भी दोस्तों केमिकल्स का कुछ आइडिया था और दोस्तों उसी से उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना केमिकल एंड फार्मा सेक्टर में कुछ ट्राई किया जाए, और दोस्तों वह काम पर लग गए। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ईयर 1979 में अपने इस ड्रीम को अधूरा छोड़कर वह चले गए। और दोस्तों सही मायनों में अब पीरामल की कहानी शुरू होने वाली थी, क्योंकि दोस्तों तीनों के तीनों बेटे पूरी तरीके से आजाद थे अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए। और दोस्तों उसका असर कुछ ही दिनों में सामने आने लगा जब दिलीप पीरामल ने अपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज के साथ खुद को फैमिली बिजनेस से अलग कर दिया, क्योंकि दोस्तों उन्हें अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई भी दिलचस्पी नहीं रह गई थी। और दोस्तों काम का पूरा बोझ बड़े भाई अशोक के कंधों पर आ गया था। हालांकि उनके छोटे बेटे अजय उन्हें टेक्सटाइल बिजनेस में सपोर्ट करने लगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें अजय पीरामल के बारे में डिटेल जानना जरूरी है, क्योंकि वही इस कहानी के मुख्य किरदार है। 3 अगस्त 1955 को पैदा हुए अजय पीरामल, और दोस्तों इनकी उम्र फैमिली के डिवीजन के वक्त मात्र 24 साल की थी। और मात्र 2 साल पहले दोस्तों वह जमुनालाल बजाज से अपना MBA कंप्लीट करके वापस आए थे। पिता की मौत और भाई से अलग होने का दुख जैसे ही थोड़ा कम होना शुरू हुआ, एक और घटना ने दोस्तों उनको अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। उनके बड़े भाई अशोक पीरामल की भी दोस्तों कैंसर की वजह से डेथ हो गई। और दोस्तों अब मोरारजी मिल्स, मिरिंडा टूल्स और दोस्तों भाई के तीनों बच्चों की जिम्मेदारी अजय पीरामल के कंधों पर आ गई थी। वह दोस्तों दिन रात काम करते रहे ताकि कंपनी को डूबने से बचाया जा सके। लेकिन उस वक्त एक लेबर लीडर दत्ता सामंत ने मुंबई के 50 से भी अधिक टेक्सटाइल मिल के लेबर को इकट्ठा करके एक स्ट्राइक कर दिया, जिससे कि दोस्तों मोरारजी मिल्स पर भी ताला लग गया। अब ना तो दोस्तों परिवार था और ना ही बिजनेस, और दोस्तों एक ही चीज बची हुई थी, वो है हिम्मत। और दोस्तों अजय ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेंगे और दोस्तों अपने पिता की फार्मा बिजनेस के अधूरे सपने को इतनी रफ्तार से पूरा करेंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। फिर दोस्तों साल आता है 1984 और एक स्ट्रेटेजी के तहत अजय पीरामल ने गुजरात ग्लास लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, जो दोस्तों फार्मा प्रोडक्ट के लिए ग्लास पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग करती थी। और दोस्तों इसके बाद साल 1988 में निकोलस लैब का एक्विजिशन किया, जिसको दोस्तों 1940 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने इंडिया में शुरू किया था, और इस निकोलस लैब के साथ ही गुजरात ग्लास को मर्ज कर दिया। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रीतमपुर में साल 1992 में दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा दिया। और दोस्तों पीरामल ग्रुप ने जैसे ही हेल्थ केयर, फार्मा से लेकर रियल एस्टेट और फाइनेंशियल बिजनेस में दोस्तों अपना नाम बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर इनके लिए फार्मा इंडस्ट्री का बेस तो तैयार हो गया था, जरूरत थी इसके लार्ज स्केल में लाने की। इसलिए दोस्तों सिलसिला शुरू हुआ एक्विजिशन और कोलैबोरेशन का। अगर दोस्तों एक्विजिशन की बात करें तो साल 1995 में हैदराबाद की सुमित्रा फार्मा, 1996 में दोस्तों बोहरिंगर मैनहैन की इंडियन यूनिट, 1999 में दोस्तों श्रीलंका की सिलोन, और दोस्तों उसी साल फ्रेंच की कंपनी रोने फोलैंक, साल 2002 में दोस्तों ICI फार्मा, और दोस्तों 2003 में साराभाई पीरामल और ग्लोबल बल्क ड्रग्स, 2005 में दोस्तों अवेसिया फार्मास्यूटिकल, और दोस्तों अमेरिकन विटन ग्लास ग्रुप। फिर दोस्तों 2008 में खंडेलवाल लैब, और दोस्तों 2009 और 10 में US की RX लिटेनिक, मिनार्ड इंटरनेशनल, और दोस्तों कनाडा की बायोसिंटेक, और दोस्तों सिप्ला का एक पॉपुलर प्रोडक्ट जिसे कि हम सभी जानते हैं IPL। ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है दोस्तों, अगर सभी के अगर नाम लेना चालू कर दिया तो पूरी वीडियो 20-30 मिनट की बन जाएगी। तो इतने में ही संतुष्ट रहो और बाकी जाके खुद इंटरनेट पे चेक कर लो। उसके बाद दोस्तों अजय पीरामल को लोग मर्जर किंग के नाम से बुलाने लगे थे दोस्तों। फिर दोस्तों सन 2005 में अजय पीरामल के एम्पायर में उनके इकलौते बेटे आनंद पीरामल की एंट्री हो चुकी थी, जो दोस्तों अभी तक अपने नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप पीरामल ई स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे थे। वह दोस्तों पीरामल लाइफ साइंस लिमिटेड के डायरेक्टर बन गए, जो दोस्तों NPIL के अंडर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का एक डिवीजन था। फिर दोस्तों साल आता है 2008, जब दोस्तों NPIL का नाम बदलकर पीरामल हेल्थ केयर लिमिटेड कर दिया गया, और 2010 तक यह कंपनी क्रिटिकल केयर एनेस्थीसिया और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के साथ भारत के टॉप फार्मा कंपनीज में से एक बन गई। अब दोस्तों अजय पीरामल ने अपने फार्मा बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर तो ला दिया था, लेकिन दोस्तों उनके बेटे आनंद पीरामल में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। वो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कॉमर्स ग्रेजुएट थे और दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की पढ़ाई कर चुके थे। वो दोस्तों चाहते थे कि पीरामल के बिजनेस को और भी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया जाए, जिसमें दोस्तों जरूरत थी हैवी इन्वेस्टमेंट की, और दोस्तों उनके पिता के कुछ बोल्ड डिसीजंस ने उनकी राह को आसान बना दिया। दरअसल दोस्तों पीरामल का सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट उनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस था, और दोस्तों साल 2010 में वह तो अपने पीक पर चल रहा था। लेकिन दोस्तों अजय पीरामल ने सबको हैरान करते हुए उसे एबॉट लैब को $3.8 बिलियन में बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया दोस्तों। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये रकम कंपनी की वैल्यूएशन से 9 गुना ज्यादा थी, यानी कि 9 टाइम्स ज्यादा थी। और दोस्तों इसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए आनंद पीरामल रियल एस्टेट में एंटर हुए और दोस्तों पीरामल रियलिटी की शुरुआत कर दी।
और दोस्तों आज पीरामल आरण्या, पीरामल महालक्ष्मी और दोस्तों पीरामल वैकुंठ जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ने उन्हें मुंबई और दोस्तों मुंबई के आसपास के एरिया में एक रेप्यूटेड डेवलपर के नाम से बना दिया, यानी कि स्टेब्लिश करके दिखा दिया दोस्तों, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्टेब्लिश्ड है उस जगह पर। अजय पीरामल का दूसरा मास्टर स्ट्रोक था टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेना। दरअसल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बाद बचे हुए पैसों को उन्होंने इंडिया में तेजी से बढ़ रहे टेलीकॉम इंडस्ट्री में लगाने का फैसला किया और दोस्तों 1.2 बिलियन डॉलर्स में उन्होंने वोडाफोन का 11% स्टेक हायर कर लिया। सबको लगा दोस्तों कि पीरामल का मेन फोकस अपने कोर बिजनेस से डाइवर्ट हो रहा है और जल्द ही वो इसका खामियाजा भी भुगत सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है, अजय कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे तुम्हारी तरह। साल 2014 में दोस्तों वोडाफोन के वैल्यूएशन में तेजी से इंक्रीमेंट दिखाई दी दोस्तों, और दोस्तों 50% के प्रॉफिट के साथ वो अपना स्टेक 1.5 बिलियन डॉलर्स में बेचकर एग्जिट हो गए दोस्तों वहां से। जिस वोडाफोन के शेयर ने दोस्तों आज सबको निराश करके रखा हुआ है, उससे भी दोस्तों पीरामल साहब ने मोटा मुनाफा कमाया हुआ है। एबॉट को दोस्तों अपना डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस सेल करने के बाद पीरामल हेल्थ केयर का नाम पीरामल इंटरप्राइजेस कर दिया गया और दोस्तों आरबीआई से लाइसेंस लेकर इसे एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी में तब्दील कर दिया। दोस्तों साल 2014 में पीरामल इंटरप्राइजेस ने श्रीराम कैपिटल में 20% और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में लगभग 10% का स्टेक खरीदकर अपनी पोजीशन को और मजबूत कर लिया। आज दोस्तों 25 से भी ज्यादा स्टेट्स में पीरामल इंटरप्राइजेस के 300 से भी ज्यादा अधिक ब्रांचेस अवेलेबल है और कंपनी होम लोन, पर्सनल लोन, इन सभी के अलावा बिजनेस लोन भी दिया करती है, यानी कि प्रोवाइड करती है। दोस्तों आप चाहो तो आप भी ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अगर चाहते हो तो। अगर ले सकते हो तो भाई, नहीं ले सकते तो मेरा नाम मत फंसाना। साथ ही दोस्तों हेल्थ केयर और फार्मा बिजनेस से भी वो दूर नहीं है। पीरामल इंटरप्राइजेस के अंडर ही अपना फोकस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन पर लगा दिया है और दोस्तों इंडिया में भी अपने प्रेजेंस को बरकरार रखते हुए तमाम ओटीसी प्रोडक्ट जैसे दोस्तों आईपिल, सेरिडॉन, लैक्टोकैलामाइन और दोस्तों पॉलीक्रॉल को सेल करते हैं। और दोस्तों उनकी ओटीसी डिवीजन को उनकी इकलौती बेटी नंदिनी पीरामल देखती है। फिर दोस्तों साल आता है 2018 का, जब दोस्तों रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी जी की बेटी नीता अंबानी पीरामल परिवार की बहू बनी दोस्तों। दरअसल दोस्तों मुकेश अंबानी और अजय पीरामल के रिश्ते पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, यानी कि पहले से अच्छे हैं और थे और रहेंगे। और जब दोस्तों आनंद ने ईशा के सामने शादी का प्रपोजल रखा तो फिर दोनों फैमिलीज को ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं हुई। साल 2020 में दोस्तों कंपनी ने पीरामल फार्मा के नाम से अपने फार्मा बिजनेस को पीरामल इंटरप्राइजेस से एक्सचेंज कर लिया, यानी कि दोस्तों डीमर्ज कर दिया, ताकि दोस्तों इस सेक्टर पर फिर से ध्यान दिया जा सके। अब दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद अजय पीरामल की वाइफ स्वाति पीरामल को जाने बिना यह कहानी अधूरी है, क्योंकि दोस्तों उनके ही सपोर्ट के बिना पीरामल का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना पॉसिबल ही नहीं था। दरअसल दोस्तों स्वाति पीरामल एक एमबीबीएस डॉक्टर है, जिसका सपना तुम भी देखते होगे, तुम्हारी वाइफ भी हो सकती है। और दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर की डिग्री हासिल की है। दोस्तों अजय पीरामल के मुश्किल दिनों में फार्मा बिजनेस को खड़ा करने में स्वाति जी ने उनकी काफी मदद की थी। उन्होंने दोस्तों पीरामल फाउंडेशन के जरिए हेल्थ केयर और एजुकेशन के फील्ड में इतना सोशल वर्क किया है कि साल 2012 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और नहीं भी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।